हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी बॉटनी की क्लास लेने वाली हूँ जो कि बहुत ही एनर्जेटिक होने वाली है। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत एनर्जी के साथ, बहुत अच्छे से बैठकर मस्त होकर आप मेरी क्लास को लेंगे। ठीक है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो भी पढ़ाने वाली हूँ आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज का जो मेरा चैप्टर रहेगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें भी हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो रहेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और साथ ही साथ हम इस पूरे लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें होंगी उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारी चीज़ें जो होगी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है आज का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? तो सेल जो होता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी दो पॉइंट है, हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें तो है बेसिक यूनिट ऑफ। प्यारे बच्चों, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होती है। किस पे डिपेंड करती है? सेल पे डिपेंड करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ सेल। यानी हम अपने एनवायरनमेंट में या आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होती है। यानी कि हम सीधा सा बोल सकते हैं कि जिसमें भी सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें भी सेल होती है वो क्या हो जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, और जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं होगी वो नॉन लिविंग। ऐसे कई सारे हमारे सराउंडिंग में चीज़ें दिखती है। अब हम लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म की बात यहाँ करें तो हम अपने आप को ही देख लें, ह्यूमंस, इसमें इनकी बॉडी में कितने सारे सेल्स होते हैं। हार्ट की अलग सेल्स होती है, ब्रेन की अलग सेल्स होती है, साथ ही साथ अपने जो लंग्स होते हैं उसमें अलग सेल होती है। तो इसलिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो बनी होती है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो हम क्या हो गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। इसी तरह अगर हमारे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कई सारी चीज़ें नॉन लिविंग होती है। जैसे कि अब हम जिस कमरे में होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती है, जैसे टेबल ही हो गई, चेयर हो गई, ये सब चीज़ें क्या होती है? नॉन लिविंग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगी? नॉन लिविंग हो जाएगी। तो उसका एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गया? सेल। ठीक है, और सेकेंड तो अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जा रहा है भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? जैसा कि बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी लाइफ है वो सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर सेल होगी तभी लाइफ होगी, इसीलिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सर्वाइव करने के लिए सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्ट्रक्चरल क्यों हो गया ये भाई? क्यों? क्योंकि जो बेसिक यूनिट्स होती है यानी सेल यानी उसका ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल होता है, यानी सेल। तो और हम अगर फंक्शनल देखें तो फंक्शनल में क्या होता है? यूनिसेलुलर, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये एक सेल से भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, अपने सारे काम एक सेल से भी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। तो ये बेसिक चीज़ थी। सेल किसे कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यहाँ टू टाइप्स के हैं।
एक है यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब ही है सिंगल, ठीक है, यूनि मतलब सिंगल, और सेल्यूलर मतलब सेल। क्या होता है बच्चों? सेलुलर मतलब सेल, यानी कि सिंगल सेल। यानी जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं वो तो होगा यूनिसेलुलर, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है बच्चों, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, राइट। वो क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनि मीन्स सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बन रहे हैं? सिंगल सेल से बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा बताओ? एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, ठीक है, और अमीबा, ठीक है, अमीबा एक्सेट्रा, ये किसके हो जाएंगे? यूनिसेलुलर के, ठीक है। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? यूनिसेलुलर के। यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर सिंगल सेल से वो बन रही है तो वो क्या हो जाएगी? यूनिसेलुलर हो जाएगी, राइट बच्चों। आगे देखते हैं इसका सेकेंड जो टाइप है मल्टी सेलुलर, ठीक है। जहां से आपको नाम से ही पता चल रहा है मल्टी मल्टी मतलब मेनी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेनी, और सेलुलर मतलब सेल, राइट। और इसी के साथ मल्टी को और क्या बोल सकते हैं? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। व्हाट? ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, या मल्टीपल सेल से मिलकर बना है, या मेनी सेल से मिलकर सेल से बना है, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर, ठीक है। और अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ह्यूमन, और हायर प्लांट्स, ठीक है। और बताइए, हायर एनिमल्स, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म था ये आपको समझ में आएगा, टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनि से ही समझ में आ रहा है कि सिंगल सेल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिंगल सेल से बना होगा, ठीक है। और मल्टीपल यानी मल्टीपल सेल से मेड हुआ होगा, वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम एक बेसिक सी चीज़ समझेंगे जिससे जो सेल क्या होता है वो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये एक सर्कल है, एक सेल है। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है बच्चों, जो फर्स्ट लेयर होगी वो क्या होगी? सेल वॉल। फर्स्ट लेयर क्या होगी? सेल वॉल, ठीक है। अगर सेल वॉल के बाद की अगर बात करें कि सेल वॉल के बाद वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे? तो ये जो होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, राइट,
ठीक है, ये सेल है, सेल की जो फर्स्ट लेयर होती है सेल वॉल और सेकेंड लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। आगे हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बीच में ये एक बिखरी हुई सी आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये पूरे सर्कल में एक बिखरा हुआ सा सेल मेम्ब्रेन के नीचे दिख रहा है, ये क्या है बताओ, ये है साइटोप्लाज्म। क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें ये गोला जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, अगर हम इस गोले की बात करें तो ब्रेन ऑफ द सेल, ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल। किसे कहेंगे ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को। ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल का ब्रेन है। आइए आगे बात करते हैं, इस जो न्यूक्लियस के अंदर आपको जो ये बिखरी हुई संरचना दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपको बिखरी हुई संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म बच्चों। ठीक है, अंदर की संरचना क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप आपको ये संरचना समझ में आ गई। एक बेसिक सा सेल है, सेल का डायग्राम है, जिससे मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए ड्रॉ किया था कि इसकी जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के बाद की सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, साइटोप्लाज्म। और ये जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, अंदर का जो ये गोला भाग जो कि सेल का माइंड होता है, ब्रेन जिसे कहते हैं हम, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो बिखरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किस में होता है, बताओ बच्चों, किस में होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये जो साइटोप्लाज्म में है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन के पास वाला न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है ना बच्चों, ये किससे कवर्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से। ये किससे कवर्ड होगा, कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किससे कवर्ड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ नॉर्मल सी बातें, बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई, जिससे आगे चल के चैप्टर में अपन जो भी चीज़ को डिस्कस करेंगे ना वो आपको इजीली समझ में आने वाली है। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, इसमें कैसे प्रोसेस होती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। हमारी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है जो कि मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना प्यारे बच्चों, दिस इज योर सेल।
ये एक सेल है आपका, इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, ये क्या है, ER, क्या है ये बच्चों, ER, क्या है, ER, राइट। अब आगे अगर हम बात करते हैं, ये ER जो होता है, ठीक है, ER जो होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ठीक है, राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ये क्या है बच्चों, राइबोसोम, क्या है ये, राइबोसोम। और इसमें क्या होता है, ER में और क्या होता है, लिपिड बनते हैं, ठीक है। तो इन सारी प्रोसेस को, ये क्या है, लिपिड, ठीक है, ये क्या है बच्चों, वेसिकल्स, ठीक है। अब क्या होता है, ER से आगे की प्रोसेस को कराने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिल में ये जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ये वेसिकल्स जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिल में जाते हैं। किस ऑर्गेनिल में जाते हैं, गोल्जी में, किस ऑर्गेनिल में जाते हैं, गोल्जी में, गोल्जी बॉडी में, ठीक है, ठीक है, किस में जाते हैं, गोल्जी बॉडी में। और गोल्जी बॉडी क्या करती है, इन वेसिकल्स को मैच्योर करती है, मैच्योर बनाती है, क्या करती है, ये मैच्योर बनाती है, बड़े नंबर्स में मैच्योर बनाती है। क्या करती है ये गोल्जी, इन जो ये वेसिकल्स जो होते हैं उनको क्या करती है, मैच्योर करने का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मैच्योर वेसिकल्स, ठीक है, ये क्या हो गया, मैच्योर वेसिकल्स, राइट। और ये वैक्यूल, और जो वेसिकल्स जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ वेसिकल्स जिसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाता है, लाइसोसोम, क्या हो जाता है बच्चों, लाइसोसोम, ठीक है। जिस वेसिकल्स में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो वेसिकल एंजाइम से भरा होता है, वो क्या हो जाता है, लाइसोसोम, ठीक है, वो क्या हो जाता है, लाइसोसोम। तो आइए हम बात करते हैं, यानी कि इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, ये फंक्शनली रूप से एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसमें ये अपने फंक्शंस से क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। इसमें से एक भी नहीं होंगे तो ये फंक्शंस नहीं होगी, राइट बच्चों। यानी कि इनके फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसके अलावा अगर कोई और नाम आता है तो हमें उस पर टिक नहीं करना है, वो रॉन्ग होगा। वो नाम है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट है ER, सेकंड है गोल्जी, ठीक है बच्चों, थर्ड है लाइसोसोम, एंड फोर्थ वन इज, बताओ कौन सा है, फोर्थ वैक्यूल, कौन सा है, वैक्यूल। ये चार ही ऐसे ऑर्गेनिल हैं जो क्या करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब हम आगे बात करें तो इस पूरे सिस्टम में जो भी प्रोसेस हुई है
उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को, ठीक है, हमने बोला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम आगे चल के अब एक एक करके सबके बारे में। जो भी ऑर्गेनेल थे इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसकी संरचना यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो होता कैसा है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ यहाँ डायग्राम से आपको समझाना चाहती हूँ। आइए समझते हैं। हमारी क्लास में फुल एनर्जी के साथ हम पढ़ेंगे, मस्त होकर बैठेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक सेल का डायग्राम है। ठीक है, ये जो है इसे हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बच्चों? मेम्ब्रेन। क्या है ये? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। ये क्या हो जाएगी? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। जहां कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। जो उसकी बाहर आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या कहलाती है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करें अगर, तो ये जो हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर ही यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली क्या होती है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, आइए आगे बात करते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के पास में जो है ये क्या है? क्या है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस के पास वाला जो होगा ना, न्यूक्लियस के पास वाली जो संरचना होगी, जो इसके पास में जो बिखरी हुई संरचना होगी, उसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोप्लाज्म। यानी जो अंदर है इसीलिए वो क्या हो जाएगी? एंडोप्लाज्म। ठीक है, जो अंदर होगी न्यूक्लियस के जो पास में होगी उसे क्या बोल देंगे? एंडोप्लाज्म। और अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास वाली, तो वो क्या हो जाएगी? एक्टोप्लाज्म। क्या हो जाएगी बच्चों? एक्टोप्लाज्म। क्या हो जाएगी बच्चों? एक्टोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर यानी सेल मेम्ब्रेन के पास वाली हो जाएगी एक्टोप्लाज्म। आया यहाँ तक समझ में? अब हम अगर इस डायग्राम में बात करते हैं आगे, तो देखिए क्या होता है। जो न्यूक्लियस होती है ना, उसके आउटर सेल मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर निकलती हुई नजर आएगी आपको। ये येलो कलर से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी मेरे बच्चों। ये देखिए, ये है न्यूक्लियस हमारा। ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। टीनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो कि क्या है? स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। ठीक है, तो और क्या है? इसके ऊपर आपको ऐसे गोलाकार संरचना, दानेदार संरचना भी दिखाई दे रही होगी। ये क्या है बच्चों? इसे हम क्या बोलेंगे? RER। क्या बोलेंगे बेटा? RER। क्या है ये? RER। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस संरचना यानी कि जो RER है उस पर आपको ये गोलेनुमा दानेदार संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या है बच्चों? राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। ठीक है, और इस RER से आपको एक और संरचना दिखाई दे रही है ग्रीन कलर से। ठीक है, ये ग्रीन कलर से RER से निकलती हुई एक और संरचना दिखाई दे रही है
ग्रीन कलर से, ये क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे SER। क्या बोलेंगे, SER। ठीक है, यानी कि इस साइटोप्लाज्म में, इस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक संरचना दिखाई दे रही है, एक जाला दिखाई दे रहा है, एक मेम्ब्रेन का जाला दिखाई दे रहा है, एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, एक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। ये क्या है बच्चों, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे हम जो बात करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें हम, तो ये क्या है, रेटिकुलम मीन्स क्या होता है, नेटवर्क। क्या हो गया, नेटवर्क, जाला। ठीक है, जो क्या है, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, एक जाला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगर हम इसके डिस्कवर की बात करते हैं, तो जो पोर्टर साइंटिस्ट थे, पोर्टर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है वो किसने की थी, पोर्टर द साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, और अगर इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी संरचना कैसी होती है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि हमने पिछले वाले डायग्राम में आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, ये देखिए साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड ऐसे बिखरा हुआ है, एक जाले के रूप में है, एक नेटवर्क के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी संरचना कैसी हो गई, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आइए हम देखते हैं। इस डायग्राम से समझते हैं हम लोग, ये एक न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ दिस सेल। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ दिस सेल। अब इस ब्रेन ऑफ दिस सेल के आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से एक संरचना निकल रही है, कुछ इस तरह से। कैसे, कुछ इस तरह से एक संरचना निकल रही है बच्चों, दिख रहा है आपको, इस तरह से ये संरचना निकल रही है। ये क्या है, ER। क्या है बच्चों ये, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, ER। और हम अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये कुछ हमें इस तरह की संरचना दिखाई देगी, जिसमें सिस्टर्ने, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स सारे हमको इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसे हमने बोल दिया सिस्टर्ने। क्या बोल दिया, सिस्टर्ने। अब ये बताओ, ये तो हो गई सिस्टर्ने। अब इसके ऊपर आपको ये दानेदार संरचना ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, दानेदार संरचना, ये ब्लू कलर से दिखाई दे रही है बच्चों। ये क्या है, ये राइबोसोम है। क्या है ये, राइबोसोम। क्या ये, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं। ये तो हो गया राइबोसोम। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये ग्रीन कलर की, अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, सिस्टर्ने से जस्ट जुड़ा हुआ है। ये क्या है बताइए, ये है ट्यूबुल। क्या है बच्चों, ट्यूबुल्स। क्या है, ट्यूबुल। क्या है ये, ट्यूबुल। और ट्यूबुल के जस्ट पास में हमको माइक्रोस्कोप से जो दिखाई देता है वो क्या है, ये बताओ क्या है, स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये, वेसिकल्स। क्या है, वेसिकल। क्या है बच्चों, वेसिकल। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी इसके अंदर संरचना देख ली,
सिस्टर्ने, ट्यूबुल और वेसिकल, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है बच्चों कि इस पूरे डायग्राम के अंदर बीच में हमको एक स्पेस दिखाई दे रहा है, एक खाली जगह दिखाई दे रही है। क्या दे रहा है? एक स्पेस दिखाई दे रहा है, एक खाली जगह हमें दिखाई दे रही है, उससे हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। ये जो खाली स्पेस है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूमेन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ल्यूमेन। अब अगर हम इस ल्यूमेन के भी दो पार्ट की अगर हम बात करें या दो पार्ट को हम अगर देखें तो क्या देखेंगे बच्चों हम कि इसके अंदर का जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। यानी कि जो सिस्टर्ने है ना, इसके अंदर वाला पार्ट, जो स्पेस हमको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वाले भाग को हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अगर दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं तो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला स्पेस, ये स्पेस जिसे हम कहते हैं, ये स्पेस, इस स्पेस की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये ल्यूमिनल के पार्ट थे, तो इसको हमने इतने अच्छे डायग्राम से हमने समझा। आई थिंक ये सब क्लियर हो चुका होगा। आइए मैं एक बार और आपको समझाती हूँ। ये है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। और इसके आउटर मेम्ब्रेन से ये निकल रही है, वेसिकल्स निकल रही है या ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। ये क्या है? ईआर है, ठीक है। और इस पर क्या है? ये राइबोसोम लगे हुए हैं, ठीक है। क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। ये हो गया सिस्टर्ने हो गया, ठीक है। और यहाँ से एक संरचना और ऐसे निकल रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूबुल्स बोल रहे हैं। और उसी के जस्ट पास में स्फेरिकल संरचना आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है? वेसिकल्स है, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम में बीच में एक स्पेस दिखाई दे रहा है जो कि क्या है? ल्यूमेन है। क्या है ये? ल्यूमेन है। और इसके अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट बोलेंगे। और सिस्टर्नी के बाहर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें कई सारे स्ट्रक्चर हमें नज़र आए थे। सिस्टर्ने नज़र आ गया था और ट्यूबुल्स नज़र आ गया था, वेसिकल्स नज़र आ गया था। अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर इसकी संरचना कैसी होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट अगर बात करें सिस्टर्ने की, ठीक है बच्चों, अगर हम सिस्टर्ने की बात करते हैं तो क्या होता है सिस्टर्ने? ये क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होते हैं, पैरेलल होता है, ठीक है। और अगर इसकी संरचना देखें हम तो कुछ इस तरह से होती है इसकी संरचना बच्चों, पैरेलल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चों? इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो क्या बोल सकते हैं हम? अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं बताओ? कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम? फर्स्ट क्या लिख देंगे पॉइंट? कि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई। राइबोसोम प्रेजेंट है इसमें, तो क्या होगा? सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? प्रोटीन सिंथेसिस ये करेगा, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस
होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है वो राइबोसोम का काम होता है, तो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है सिस्टर्नी में, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस इसमें हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ अगर हम इसमें समझते हैं कि जो ये राइबोसोम होता है वो कौन से प्रकार का होता है, तो जो राइबोसोम होता है ATS टाइप का है। ठीक है, कौन से टाइप का है? ATS टाइप का राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है। आइए बात करते हैं एक डायग्राम से। सपोज ये सिस्टर्ने है, ठीक है, क्या है बच्चों? ये सिस्टर्ने। क्या है ये? सिस्टर्ने। और इस सिस्टर्ने से एक लार्ज यूनिट कनेक्ट है और एक स्मॉलर यूनिट। ये कौन सी है? लार्जर यूनिट। ठीक है, राइबोसोम की ये लार्जर यूनिट हो गई। ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट। ठीक है, तो जो लार्जर यूनिट होगी वो कौन सी हो जाएगी? 60S टाइप की हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 60S टाइप की राइबोसोम हो जाएगी। ठीक है, और ये जो स्मॉलर यूनिट होगी ये कौन सी हो जाएगी? 40S टाइप की। कौन सी हो जाएगी? 40S टाइप की। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है राइबोफोरिन, ये क्या होता है? राइबोफोरिन। फोरिन ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है ये? राइबोफोरिन। ये क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो क्या करता है? इसका एक और फंक्शन अगर हम लिख दे तो ये क्या करेगा? जो ये सिस्टर्ने है ना, सिस्टर्ने को और लार्ज यूनिट को अटैच करने का काम किसका होता है? राइबोफोरिन का। क्या करता है ये? एक और अगर पॉइंट हम लिखे तो क्या करें? ये अटैच्ड। ठीक है, अटैच्ड करने का वर्क करता है। सिस्टर्ने को किससे? लार्जर यूनिट से अटैच करता है। कौन? राइबोफोरिन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और राइबोफोरिन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं जो सेकेंड है अपना, ट्यूबुल। कौन सा है सेकेंड? ट्यूबुल। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो वो है ट्यूबुल। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्या है? ट्यूबुल। अगर हम ट्यूबुल की बात करें तो इसकी जो संरचना कुछ होती है ऐसे होती है। ठीक है, और इसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर टॉप पॉइंट लिखें हम तो नो राइबोसोम। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है ट्यूबुल्स में? नो राइबोसोम। ठीक है, इसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लिपिड एंड स्टिरोल सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, एब्सेंट है। तो इसमें कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? कौन सी सिंथेसिस हो जाएगी? लिपिड एंड स्टिरोल। लिपिड एंड स्टिरोल सिंथेसिस। स्टिरोल सिंथेसिस होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब तीसरे जो टाइप है उसकी बात करते हैं। कौन सा था वो? वेसिकल। ठीक है, अगर हम वेसिकल्स की बात करें तो वेसिकल्स में भी क्या होता है? राइबोसोम नहीं होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? स्फेरिक, ऐसे होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है इसकी? स्फेरिकल होती है। इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नो राइबोसोम। ठीक है, क्या होते हैं? नो राइबोसोम। और ये क्या होता है?
स्फेरिकल होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। राइट बच्चों, तो ट्यूबुलर और वेसिकल, ठीक है, ट्यूबुल और वेसिकल्स क्या होते हैं? इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसमें क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो राइबोसोम करता है, तो इसीलिए क्या होता है? इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? लिपिड एंड स्टिरोल सिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। अपना आगे का जो आज का टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स, यानी कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, तो आज हम उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक आपको बताया था, उससे आपको पता चल ही गया होगा इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप। तो प्यारे बच्चों, इसके 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? SER एंड सेकेंड वन इज RER। ठीक है, यानी कि SER, S मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो जो SER होता है ना बच्चों, इस पे क्या होता है? नो राइबोसोम, इस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसकी सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ। यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कैसी हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसमें जो होता है नो राइबोसोम। ठीक है, नो राइबोसोम, इसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्या होता है? इसमें कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसकी सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है। इसकी सरफेस कैसी होगी? स्मूथ। स्मूथ सरफेस। ठीक है बच्चों, क्यों स्मूथ सरफेस है? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसकी सरफेस कैसी हो गई? पूरी सरफेस कैसी हो गई? स्मूथ हो गई। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि जो SER होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? ए ग्रेन्युलर होता है। कैसा होता है? ए ग्रेन्युलर, यानी कि जो उसकी सरफेस होगी ना, वो बिल्कुल स्मूथ होगी, उसमें कोई दानेदार संरचना कुछ भी नहीं होगी, इसलिए वो क्या होगी? पूरी स्मूथ उसकी सरफेस होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कैसी होगी? ए ग्रेन्युलर। ए ग्रेन्युलर कैसी होगी? ये ए ग्रेन्युलर। ए ग्रेन्युलर मतलब उसमें दानेदार संरचना नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा? उसमें दानेदार संरचना उसकी सरफेस पे नहीं होगी, इसलिए वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आई होप आपको SER समझ में आ गया होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप जो है वो RER। RER मतलब क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट बच्चों, यानी कि रफ यानी कि जो उसकी सरफेस होगी ना, उस पे क्या होंगे? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, क्या होगा? इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और क्या होगा बताओ? इसकी सरफेस कैसी होगी? ग्रेन्युलर। कैसी सरफेस होगी इसकी? ग्रेन्युलर सरफेस। ठीक है बच्चों, क्यों होगी ग्रेन्युलर सरफेस? बताओ क्यों होगी ग्रेन्युलर सरफेस? क्योंकि जो इसकी संरचना होती है ना, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसकी सरफेस पे
क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, उसकी सरफेस जो होगी दानेदार होगी, खुरदरी होगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस जो होगी ना उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, तो ये जो टाइप थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, 2 टाइप्स थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी सतह यानी कि जिसकी सरफेस क्या होती है, दानेदार होती है, ग्रेन्युलर होती है। और SER क्या होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पे कोई वो दानेदार संरचना नहीं होती है, इसीलिए क्या होगा, स्मूथ, इसकी सरफेस कैसी होगी, स्मूथ होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने 2 टाइप्स पढ़ लिया। आगे हम अगर बात करना चाहें, अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहें, तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन difference between SER and RER। ठीक है बच्चों, हम इसके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कई सारे डिफरेंस तो ऐसे ही लर्न हो गए होंगे। ठीक है, SER एंड RER। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आज की हमारी क्लास का होमवर्क रहेगा, क्योंकि हमने बीच में ही डिस्कस कर लिया, तो उसी में से कई सारे आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, आपने बहुत एनर्जी के साथ इंजॉय किया होगा मेरी क्लास को, और सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताया आपको, वो सब चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अगली क्लास में भी इसी तरह फुल एनर्जी के साथ आएंगे और मेरी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।